जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर टू देखेंगे बच्चों। इस चैप्टर नंबर 2 में जो है वो हम लोगों ने राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से राज्य और राष्ट्र के आय के बारे में जो पूरा आपके चैप्टर में दिया हुआ है सबको एक्सप्लेन करके क्लियरली मैंने आपको समझा दिया। उस चैप्टर के बारे में पूरा डीपली आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली जाइए, पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो है मेरा, इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा बताऊंगा, उसके बाहर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग ये वीडियो को देख लेते हैं बच्चों, इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियरली जो है इस चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए बच्चों। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों। तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे बच्चों। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये चैप्टर जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, इसे पढ़ाने के पहले मैं इस चैप्टर की कुछ मुख्य बातें आप लोगों को बढ़ा देना चाहता हूं बच्चों। जैसे पहला है, किसी भी देश या राज्य की आय का मुख्य स्रोत उत्पादक क्रिया होती है बच्चों। जो उत्पादक क्रियाएं होती है, उत्पादक क्रिया जिससे प्रोडक्शन होता है, जैसे व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, खेती हो गई, ये सारी उत्पादक क्रियाएं बच्चों। ये सभी उत्पादक क्रियाएं जो है ना, राज्य और देश की आय का स्रोत है, क्योंकि इससे वस्तुओं का उत्पादन होता है और उत्पादन से हम लोगों को जो उसका मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है, जिस मौद्रिक मूल्य से हम लोग देश या राज्य की आय को निकालते हैं बच्चों। तो सारी उत्पादक क्रिया, जिस देश की उत्पादक क्रिया जितनी ज्यादा होंगी बच्चों, उस देश का राष्ट्रीय आय और या फिर उस देश के राज्य का आय उतना ज्यादा उच्च होगा बच्चों। बिहार की आय का प्रधान स्रोत जो है वो घरेलू उत्पाद है। यानी बिहार का जो आमदनी होता है उसका प्रधान स्रोत घरेलू उत्पाद है, क्योंकि ये हम लोग राज्य की आय के बारे में पढ़ेंगे तो राज्य की आय यानी आज हम लोग अपने चैप्टर में बिहार की आय के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कृषि, और जो अपना लघु उद्योग होता है वो घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आता है। गृह उद्योग कर सकते हैं उसको बच्चों हम लोग, छोटे मोटे उद्योग जो होता है जिसे हम लोग कुटीर उद्योग के नाम से भी जानते हैं। ये कुटीर उद्योग या कृषि जो है वह बिहार की आय का प्रधान स्रोत है। आय एक प्रवाह तथा इसका सृजन उत्पादन क्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, आय एक प्रवाह या आय का प्रवाह कर सकते हैं हम लोग बच्चों। आय का प्रवाह, इसका सृजन जो है उत्पादन क्रिया द्वारा होता है। उत्पादन क्रिया जितनी ज्यादा होंगी, आय का प्रवाह और निर्माण भी उतनी तीव्र गति से होगा। कुल घरेलू उत्पाद की धारणा एक बंद अर्थव्यवस्था से संबंध रखती है बच्चों। जो कोई पूछेगा कि बंद अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है बच्चों, तो कुल घरेलू उत्पाद से है। और कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन दोनों समान होता है। जो कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन समान होता है, बस इसका यह है कि उत्पादन में हम लोग प्रोडक्शन को देखते हैं बच्चों, और इसका वैल्यू जो है वो मौद्रिक होता है, मनी में नापा जाता है, पैसे में। यानी अगर मैंने 100 कुंटल, अगर भारत में 100 कुंटल जूट पैदा हुआ तो 100 कुंटल जूट जो है वह कुल राष्ट्रीय उत्पादन हो गया, और 100 कुंटल जूट का जो मूल्य होता है बच्चों वह कुल राष्ट्रीय आय हो गया। दोनों सेम है। इसमें हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं और इसमें प्रोडक्ट के रेट को लिखते हैं बच्चों। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन है बच्चों, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था बच्चों। और देश की आय किसी भी देश के
किसी भी देश के अन्य विकसित राज्य की तुलना में बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है बच्चों। देश की जो, अगर हम लोग बात करें, कोई पूछे कि सबसे कम पीसीआई पर कैपिटा इनकम किसकी है बच्चों, तो हम लोग बिहार की बोलेंगे। बिहार के जितने भी राज्य हैं, सब भारत के जितने भी राज्य हैं बच्चों, सभी राज्यों में सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय बिहार की है, जो बताता है कि बिहार जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है। विगत वर्ष के अंतर्गत बिहार के घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, ये नकारा नहीं जा सकता है। हम लोगों ने पढ़ा ना कि बिहार की जो इनकम ऑफ सोर्स था, जो उसका डेवलपमेंट था, जो विकास दर था, वो -5.15 था, जो बढ़ के 11.03% हुआ है। ये कोई नहीं नकार सकता। पिछले कुछ वर्षों में बिहार की घरेलू उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा है बच्चों। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर से संबंधित। अब हम लोग अपना क्वेश्चन लेते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देख भी रहे हैं बच्चों। जो पहला क्वेश्चन दिया है 2008-9 में बच्चों, कब 2008-9 में या 8-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम पीसीआई कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, ये कितनी थी? 2008-9 में बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी थी बच्चों, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 22,553 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपये और 54,850 रुपये। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो फटाफट से सोचिए और मन में सोचिए इसका जवाब क्या होगा बच्चों कि 2008-9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो एकदम स्पष्ट क्लियर है, 25,494 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है वो देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी बिहार में जितने भी जिले हैं, 38 जिले हैं, 38 जिलों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य के जिले की है बच्चों? ये 2014 में, 2018 में, 2019 में पूछा है। ऑप्शन दिया है पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो याद रखिएगा, बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक कहाँ का है? तो बिहार का पटना का बच्चों प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। यानी बिहार के पटना जिले में सबसे ज्यादा जो है अमीरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा अमीर लोग पटना जिले में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए, अभी हम लोग बिहार का पटना पर है, ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है भारत में सबसे सर्वाधिक आय किस राज्य की? आप लोगों को बता देते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं बच्चों और 8 केंद्र शासित राज्य। ठीक है, अगर केंद्र शासित राज्यों को मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा होता है चंडीगढ़। केंद्र शासित राज्य को ले तो, लेकिन अगर केवल राज्य का बोले तो बिहार में सर्वाधिक आय किसकी है बच्चों? तो गोवा की है। किसकी है? गोवा की। ठीक है, गोवा की प्रति व्यक्ति आय बच्चों, जो गोवा है उसकी प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपए थी। ये 2006-7 का सर्वे है बच्चे। 2006-7 में गोवा की प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपए थी। 54,850 रुपए थी। और इसी समय 2006-7 में जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी 2005-6 में, 2005-6 में अगर पूछा जाए बिहार की प्रति व्यक्ति आय, 2005-6 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय बच्चों मात्र 6,610 रुपए थी। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 8-9 में बढ़कर कितनी हो गई? 25,494 रुपए हो गई थी। ठीक है बच्चों, ये 2008-9 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपए हो गई थी। 5-6 में कितनी थी? 6,610 रुपए। लेकिन गोवा की प्रति व्यक्ति आय 6-7 के आसपास निकाला गया था, वो कितनी बताई गई थी? वो बताई गई थी 54,850 रुपए। 2 नंबर पे दिल्ली था बच्चों, दिल्ली का था 50,565 रुपए। तो अगर कोई बोले आपको कि भारत का अभी भी सर्वाधिक आय वाला राज्य जो है कौन है बच्चों? वो गोवा है।
हालांकि अभी वर्तमान में ये आय काफी बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, तो चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष कर किसके के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा बच्चों, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर को शामिल किया गया है, क्योंकि आयकर जो है जिसको हम लोग इनकम टैक्स करते हैं, ये डायरेक्ट हमारे इनकम पर टैक्स कर लेता है। ठीक है बच्चों, लेकिन उत्पाद कर और बिक्री कर ये डायरेक्ट कर नहीं है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, क्योंकि ये टैक्स हमको हमारे द्वारा बेचे गए वस्तुओं पर या उत्पादित किए गए वस्तुओं पर टैक्स के रूप में देना पड़ता है। यानी इसका संबंध ये हमारे द्वारा उत्पाद जो निर्मित किए जाते हैं उस उत्पाद से है, जबकि इनकम टैक्स और आई टैक्स का संबंध डायरेक्ट हमारे टैक्स से है। तो निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष कर जो है बच्चों वह इनकम टैक्स के रूप में लगता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों कि निम्न में ये जो 4 राज्य दिए गए हैं, इन चारों राज्य में सबसे अधिक आय किसकी है। चारों राज्य में सबसे अधिक आय किसकी है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वह दिया हुआ है बच्चों पंजाब। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पंजाब है। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए में बच्चों पंजाब है, ऑप्शन बी में गोवा है, ऑप्शन सी में बिहार है, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर क्लियरली पूछा गया है कि सबसे मतलब किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय बच्चों सबसे अधिक है। अगर हम लोग चंडीगढ़ को मिला दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य है। अगर केंद्र शासित राज्यों की बात भी की जाए तो चंडीगढ़ की जो होती है, चंडीगढ़ की जो आय है वह सर्वाधिक है। ठीक है बच्चों, चंडीगढ़ की आय सर्वाधिक है केंद्र शासित राज्यों में। लेकिन अगर सभी राज्यों की बात की जाए तो सभी राज्यों में सबसे अधिक आय किसकी है बच्चों, गोवा की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपए प्रति वर्ष थी। ये आंकड़ा बच्चों 2008-9 का है, अभी चेंज हो गया है। तो आपकी किताब में 2008-9 के अनुसार पूछा जा रहा है। अभी भी गोवा ही सर्वाधिक आय वाला राज्य बच्चों, तो अभी आय चेंज हो गया है। वर्तमान में गोवा की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो 2024-25 का आंकड़ा है उसमें गोवा की प्रति व्यक्ति आय 5,96,207 रुपए बताई गई है। ठीक है बच्चों, 5,96,207। ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन आपको आपकी किताब के अनुसार 2008-9 का आंकड़ा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी भी सर्वाधिक आय वाला राज्य गोवा है, और अभी वर्तमान में 2024-25 का जो आंकड़ा है वह बताता है कि गोवा की प्रति व्यक्ति है 5,96,207 रुपए बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखिए 5 नंबर में तो मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5 नंबर 2 बार लिखा गया है। ठीक है, नंबर से आप लोगों को लेना देना नहीं है, आप लोग नंबर सीरियल कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो हम सब जानते हैं जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है उसको हम लोग विकसित देश कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका बच्चों। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चों कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विकसित देश कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय जो भी कहा जाए वह सबसे अधिक होगी, वह विकसित देश कहलाएगी। तो ये 2 बार क्वेश्चन कहा गया, देख लीजिएगा वही क्वेश्चन है। जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है उसको क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार लिखा गया बच्चों। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। तो याद रखिएगा, हम लोग ऐसे जानते हैं कि साल 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। ये हमारा कैलेंडर का वर्ष है बच्चों। लेकिन हमारा वित्तीय वर्ष जो हमारा जो बजट वगैरह तैयार होता है वह तैयार होने का शुरुआत होता है 1 अप्रैल से और अंत होता है 31 मार्च को। 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी अगर 2025 का 1 अप्रैल को शुरू हुआ तो 2026 का 31 मार्च को वह खत्म हो जाएगा बच्चे। आप लोग देख ही रहे हैं कि आप लोग का भी एजुकेशन का जो सिस्टम में पढ़ाई शुरू होता है तो नया सेशन शुरू होता है अप्रैल में और फाइनल होता है मार्च में। तो याद रखिएगा कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा बच्चों। तो 7वां नंबर क्लियर हो गया हम लोगों का। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर में क्या बोलता है, निम्न में
कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, यानी हमारा जो रहन सहन है, दैनिक रहन सहन, हम जो खान पान यूज करते हैं, जो कपड़े यूज करते हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो सब किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा वो सब डिपेंड करता है आपके इनकम पर। आपका इनकम जितना अच्छा होगा, आपका रहन सहन उतना बेटर होगा। ठीक है बच्चों। और इनकम का मेन सोर्स है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो हमारा रहन सहन डिपेंड करता है बच्चों प्रति व्यक्ति आय पर। राष्ट्रीय आय पर हमारा रहन सहन डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्र की आय अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर कोई राष्ट्र की आय का वह ज्यादातर हिस्सा अगर सेना पे खर्च कर दे या और किसी ऐसे चीज पर खर्च कर दे जिसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, तो वह आपके जो प्रति व्यक्ति आय को डेवलप नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की राष्ट्रीय आय अधिक है, लेकिन वहां की प्रति व्यक्ति आय कम है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है अपने इनकम का ज्यादातर हिस्सा मिसाइल्स वगैरह बनाने में खत्म कर देते हैं। इसलिए याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय लोगों के रहन सहन को प्रभावित नहीं करता है, लोगों के रहन सहन को प्रभावित करता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा बच्चों। ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करती है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और दिया गया ऑप्शन सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग या राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना करने का अधिकार किसको बच्चों? सीएसओ को है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो हमारे राष्ट्रीय आय की गणना करती है। इसका जवाब होगा ए नंबर। क्या होगा बच्चों? ए नंबर। ये 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है। अब 10वें नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 10वां नंबर क्या बोला बच्चों? तो 10वें नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग देखें तो 10वें नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले व्यक्ति कौन है बच्चों? सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले, अनुमान लगाने वाले, देखिए उन्होंने अनुमान लगाया था, दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 1868 में लगाया था। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी, प्रति व्यक्ति आय बोलिए, राष्ट्रीय आय बोलिए बच्चों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। ये किताब दादा भाई नौरोजी ने लिखा था और उसमें उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताए थे, लेकिन वो एक अनुमान था, कोई वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इस चीज को नहीं निकाला था। वैज्ञानिक तरीके से निकाला गया 1925 से 1929 के बीच में, जिनको निकालने वाले थे डॉक्टर वी के आर भी राव, डॉक्टर वी के आर भी राव। इन्होंने 1925 से 1929 के बीच परफेक्ट तरीके से प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय को निकाला था और उनका आंकड़ा सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किन्होंने अनुमान के द्वारा सबसे पहले लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी। यानी राष्ट्रीय आय की गणना होनी चाहिए, ये इंडियन के माइंड में किन्होंने डाला? तो दादा भाई नौरोजी ने डाला था बच्चों। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब? ये 2022 में पूछा गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई बच्चों? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना हुई बच्चों। और एक चीज बता देते हैं, ये जो सीएसओ है, इसका नाम पहले इसका नाम सीएसआई था बच्चों। सीएसओ के पहले इसका नाम सीएसआई हुआ करता था। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन, समझे बच्चों, जिसको कहते थे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। ये बाद में इसका नाम बदल के सीएसओ रख दिया गया बच्चों। इसका काम होता है देश के लिए जो सर्वे करना, जो विभिन्न प्रकार के सर्वे होते हैं देश में, खास करके इनकम से संबंधित सर्वे का काम करने का जिम्मेवारी किसको है बच्चों? सीएसओ को है, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी बच्चों। ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है विश्वास, बचत, निवेश और एक ऑप्शन है बच्चों उपभोग।
क्या है? उपभोग। तो याद रखिएगा, साख का मतलब था ऋण। ऋण आपको कैसे मिलता है? ऋण आपको मिलता है विश्वास पर बच्चों। ऋण मिलता है विश्वास पर। अगर आप पर किसी को विश्वास होगा तो वो 100% आपको ऋण देगा। तो ऋण मिलता है विश्वास पर, इसीलिए साख का आधार ही क्या होता है बच्चों? विश्वास होता है। ये क्वेश्चन 2022 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो कोई आपसे पूछे साख का आधार क्या होता है, याद रखिएगा साख का मतलब होता है ऋण। ठीक है। और ऋण का ये क्या होगा? ऋण आप अगर आप कितना बचत कर ले, आपको विश्वास नहीं है तो आपको ऋण नहीं देगा। आप बड़े इन्वेस्टर हैं, आप पर विश्वास नहीं है तो आपको ऋण नहीं देगा। ऋण आपको तभी मिलेगा जब जो ऋण देने वाला है उसका आप पर विश्वास हो। क्लियर बच्चों? ठीक है। तो ये 12वां नंबर कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? देखिए, पद दो प्रकार के याद रखिएगा, आर्थिक विकास, ठीक है, एक होता है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि, एक चीज माइंड में मेकअप रखिएगा, जब कोई विकासशील देश का विकास हो, विकासशील देश, जो विकासशील देश होता है बच्चों, जो विकासशील देश होता है उसके विकास को हम लोग आर्थिक विकास कहेंगे। लेकिन जब विकसित देश का विकास होता है, विकसित देश जब डेवलप करता है तो विकसित देश के डेवलप को हम लोग आर्थिक वृद्धि कहते हैं। तो वही क्वेश्चन बोला गया है कि विकसित देश की आय में वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो विकसित देश में आय के में वृद्धि को हम लोग आर्थिक वृद्धि कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि। नहीं बच्चों, थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा मिस हो गया बच्चों। मिस क्या हो गया? उल्टा बोल दिया। विकासशील देश के विकास को हम लोग आर्थिक वृद्धि कहेंगे और विकसित देश के विकास को हम लोग आर्थिक विकास कहेंगे। तो इसका जवाब होगा आर्थिक विकास, ए नंबर होगा। यानी जब विकासशील देश के आय में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं, और जब विकसित देश की आय में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग आर्थिक, नहीं सॉरी फिर मिस बोल दिया। विकासशील देश के विकास को आर्थिक वृद्धि कहेंगे और विकसित देश के विकास को आर्थिक विकास कहेंगे। तो जब विकसित देश के आय में वृद्धि हो तो बच्चों क्या कहेंगे? उसको आर्थिक विकास कहेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को में कहा गया है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? यानी किन्होंने कहा था कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है बच्चों? तो हम सब जानते हैं रेगनर नर्कस। रेगनर नर्कस ने कहा था गरीब एक इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यानी अगर एक बार कोई गरीब हो जाएगा तो वह उससे जल्दी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग गरीबी का कुचक्र। इसको बताने वाले रेगनर नर्कस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है 15वां नंबर क्वेश्चन, आय और उपभोग में अंतर को क्या कहते हैं? क्या बच्चों? आय और उपभोग में अंतर को क्या कहते हैं? यानी कहा जाए आय माइनस उपभोग बराबर आप क्या कहिएगा? तो ध्यान रखिएगा, आय माइनस उपभोग को कहते हैं हम लोग बचत। तो आय में उपभोग का अंतर क्या कराता है बच्चों? बचत कराता है। यानी जितना आपने कमाया और उसमें से जितना खर्च कर दिया उसको घटा देने के बाद जो बचेगा वो हमारा बचत कहलाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये फटाफट से आप लोग इसको नोट करते जाइए। ठीक है बच्चों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आपका प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं बच्चों। ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर में क्या बोला गया है? वर्ष भर में किसी देश के में अर्जित आय, पूरे साल भर में जब कोई देश आय अर्जित करता है, यानी एक वर्ष में किसी देश के द्वारा जो टोटल इनकम अर्जित होता है, जो इनकम जमा होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा बच्चों, कि पूरे वर्ष भर में किसी देश के द्वारा अर्जित आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही होगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा सी नंबर। ठीक है, राष्ट्रीय आय। अब 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी चाहिए? मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि गरीबी कोई भी जो पॉवर्टी लाइन होता है, पॉवर्टी लाइन बच्चों, पॉवर्टी लाइन को निर्धारित करने का दो तरीका है। एक होता है कैलोरी, एक होता है आय।
एक कैलोरी मापन के द्वारा होता है, एक आय मापन के द्वारा। कैलोरी मापन के अंतर्गत शहर के लिए 2100 कैलोरी बोला गया है प्रतिदिन एनर्जी। अगर सभी को शहरों में व्यक्ति को अगर प्रतिदिन 2100 कैलोरी एनर्जी मिल रहा है बच्चों, तो वह गरीब नहीं है। और गांव में कितना बोला गया बच्चों? 2400 कैलोरी। अगर 2400 कैलोरी एनर्जी प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन मिल रहा है तो वह गरीब नहीं है। अगर किसी को 2400 कैलोरी से कम एनर्जी मिल रहा है, यानी वह कम भोजन कर रहे हैं। कम भोजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गरीब है। तो इसीलिए याद रखिएगा, ग्रामीण इलाके में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कितनी कैलोरी का निर्धारण हुआ? 2400 कैलोरी। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये शहरी बोलता तो हम लोग 2100 कैलोरी लिखते, बट ये ग्रामीण बोला है इसलिए हम लोगों ने कितना लिखा? 2400 कैलोरी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? और ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये जो अगला क्वेश्चन बोला गया है, इसमें क्या कहा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने किसने लिखा बच्चा इस किताब को? तो हम लोगों ने पढ़ा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये किताब को लिखने वाले थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इस किताब को लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखा था? 1868 में लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना बताई थी? 20 रुपए से कम बताई थी। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है बच्चों? तो उसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों। महालनोबिस नहीं होगा, मार्शल भी नहीं होगा, किंग्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किन्होंने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने लिखा बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्या बोला गया? अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़ करके आय की गणना की जाती है? ठीक है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु जो होता है, उस अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकाला जाता है? तो याद रखिएगा, मूल्य को जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकालने की विधि है मूल्य योग विधि। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा बच्चों, मूल्य योग विधि। क्लियर हो गया? अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन बोला, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में सरकार ने एक राजस्व आयोग बनाया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, उनके अध्यक्ष का नाम था इब्राहिम रहीमतुल्ला। क्या नाम था बच्चों? इब्राहिम रहीमतुल्ला उसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके किताब में दिया हुआ नहीं है, किताब से हटके है। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसका कारण यह है कि किताबें कई प्रकार की होती हैं। कोई भारतीय भवन को पसंद करता है, कोई स्टूडेंट फ्रेंड्स को पसंद करता है, कोई बीटीसी को पसंद करता है, कोई और ढेर सारे राइटर्स की किताबों को पसंद करता है। उनमें अलग अलग टॉपिक्स लिखे रहते हैं, तो कुछ टॉपिक उनसे भी ले लिया गया है। याद रखिएगा, 1921 में भारत सरकार ने जो राजस्व आयोग का गठन किया था, उसके अध्यक्ष का नाम इब्राहिम रहीमतुल्ला था बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? पहला औद्योगिक नीति का घोषणा भारत में कब हुआ बच्चों? तो याद रखिएगा, 1948 में। 1948 में। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा 1948 में 6 अप्रैल के दिन। अगर डेट याद रहेगा तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1948 को भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। ठीक है, और इस नीति के में जो थे, उस समय के उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय के उद्योग मंत्री थे। ठीक है, उन्होंने इस नीति को पेश किया था, और जिसके तहत कहा गया था कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की बात श्यामा प्रकाश मुखर्जी ने कहा था। अर्थव्यवस्था तो गलत दिया गया, अर्थव्यवस्था को अपनाने की बात कही गई थी। ठीक है, औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी हमारे देश में? 1948 में, और इसको पेश करने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। 6 अप्रैल 1948 को इस नीति की घोषणा हुई, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की जगह कही गई थी। ठीक है, तो ये 21 नंबर हम लोगों का हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा बच्चों, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? अभिप्राय क्या है? तो पीसीआई का अभिप्राय होता है बच्चों,
पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होता है बच्चों, कैपिटल नहीं बोलिएगा, पर कैपिटा इनकम होता है पीसीआई का अर्थ, यानी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम। कैपिटल मत बोल दीजिएगा, कैपिटल बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, बहुत स्टूडेंट के माइंड में कैपिटल आता है जिस, और वह गलत है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। और ये प्राप्त कैसे होता है आपको तो मालूम है, राष्ट्रीय आय में, जो राष्ट्रीय आय होता है बच्चों, उसमें देश की जनसंख्या को घटा देते हैं तो हमारा पीसीआई निकल जाता है बच्चों। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 23 नंबर में देखते हैं, 23 नंबर में क्या बोलता है, भूमि का परिसर क्या है। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था बच्चों, स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है मैंने। सभी का परिसर आप लोगों को बताया कि किसका परिसर क्या होता है। जैसे बताया था कि भूमि का परिसर क्या बताया था हम लोगों ने, भूमि का परिसर बताया था लगान। ठीक है बच्चों, भूमि का परिसर क्या बताया था, लगान। श्रम का परिसर क्या बताया था बच्चों, मजदूरी। याद आ रहा होगा आप लोगों का, श्रम का परिसर मजदूरी। पूंजी का परिसर क्या बताया था बच्चों, पूंजी का परिसर बताया था ब्याज। ठीक है, और व्यवस्थापक का परिकर्मिक या उद्यमी का, व्यवस्थापक का या उद्यमी का परिसर क्या बताया था बच्चों हमने, लाभ या हानि। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो भूमि का परिसर क्या होता है बच्चों, तो भूमि का परिसर होता है लगान। ऐसे भी देखिए ब्याज, मजदूरी, लाभ, इसका संबंध भूमि से नहीं है। भूमि का संबंध किससे बच्चों, लगान से। यानी आपके पास भूमि है तो सरकार के पास भूमि जितना ज्यादा रहेगी, सरकार को उतना ज्यादा लगान या राजस्व मिलेगा और उसका फायदा सरकार को होगा। तो भूमि का परिसर क्या होता है बच्चों, लगान होता है। श्रम का मजदूरी, पूंजी का ब्याज, व्यवस्थापक या उद्यमी का लाभ या हानि होता है। इस चीज को भी आप लोगों को माइंड में रखना है बच्चे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम आय का अनुमान कब लगाया गया। तो मैंने आपको बताया था ना कि भारत में सबसे पहले आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे बच्चों, तो सबसे पहले आय का अनुमान लगाने वाले थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने लगाया था, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। याद आ रहा, लेकिन ये किताब कब बताया था उन्होंने, तो ये सारी बातें उन्होंने बताई थी 1868 में अपनी किताब के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा 1868, सी नंबर। ठीक है, सबसे पहले इसका अनुमान लगाने वाले दादा भाई नौरोजी थे, तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के द्वारा, किताब के द्वारा प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया बताया था। कब, 1868 में। ठीक है बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर में क्या बोला है, चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा बच्चों, चक्रीय प्रवाह का मतलब होता है कि जिसका मतलब, चक्रीय प्रवाह हम क्या कहेंगे, जो चक्रीय प्रवाह होता है अर्थशास्त्र में, चक्रीय प्रवाह मतलब होता है आय का चक्रीय प्रवाह, यानी जो हमारा आय है उसका एक भाग से दूसरे भाग तक जाना और उसका आना। इसके अंतर्गत धन आता है बच्चों, जिससे पैसा कहते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत वस्तु आता है, इसके अंतर्गत सेवा आता है। ये सारी चीज बच्चे चक्रीय प्रवाह है, जिसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्पादन, आय, व्यय, ये सब चीज का चक्रीय प्रवाह होता है बच्चों। ठीक है, जैसे हम खर्च करेंगे तो वो पैसा किसी को देंगे ना बच्चों, वो घूम फिर के राज्य के पास जाएगा। जो उत्पादन होगा वो भी घूम फिर के, जितना ज्यादा उत्पादन होगा राज्य को उतना फायदा होगा, जितना राज्य को फायदा होगा उतना हमको फायदा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा आय होगा, राज्य की जितनी ज्यादा आय होगी उतना हमारा आय बढ़ेगा और हमको फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज का चक्रीय प्रवाह होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि उत्पादन, आय और व्यय सब चक्रीय प्रवाह में शामिल है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। परिवार की आय गलत, सार्वजनिक उपकरण की आय गलत, सरकार की आय गलत। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अर्थव्यवस्था की जितनी वस्तु है, सभी वस्तु, अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादित वस्तु का दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अंतिम भी चलेगा। सभी उत्पादित
या अंतिम वस्तु के सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा बच्चों। क्या होगा? डी में होगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था के सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? निम्न में किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? निम्न में किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और चौथा जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक दिया हुआ है डी नंबर में बच्चों, इनमें सभी। ठीक है, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा मूल्यह्रास का जो नियम है वो जीडीपी में शामिल है। किसमें बच्चों? जीडीपी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, क्योंकि किसी भी चीज की कीमत घटती है तो घटने को भी जीडीपी में शामिल किया जाता है, जबकि एनडीपी में और एनएनपी में इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो मूल्यह्रास की गति, मूल्यह्रास का नियम किसमें शामिल है बच्चों? तो वह है जीडीपी में शामिल है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? 28 में बोलता है 1950 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 1950 में भारत सरकार द्वारा गठित, 50 नहीं होगा, 1949 होगा बच्चों। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1950 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई थी बच्चों, और उस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस। एक क्वेश्चन घुमा के ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था बच्चों? तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति होगा, मिस हो गया, यहाँ आय भी छूट गया बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक आ गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन भारत में 1949 में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे पीसी महालनोबिस। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए, यानी सब ये कंडीशन है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से बटे कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या क्या होता है बच्चों? वह कहलाता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि कभी भी किसी देश के राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग करेंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा बच्चों। क्लियर हो गया? प्रति व्यक्ति आय आंसर होगा इसका। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में किसमें मूल्यह्रास का माल शामिल नहीं होता है? इसमें शामिल नहीं होता, ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, जहां भी जी रहेगा ना बच्चों, ग्रोस में शामिल किया जाएगा। ग्रोस जब भी रहेगा, ग्रोस में मूल्यह्रास का नियम शामिल किया जाता है, और एन जब भी रहेगा, नेट में मूल्यह्रास के नियम को शामिल नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, एन फॉर नेट, एन फॉर नो, नो फॉर नहीं। यानी जहां जहां नेट रहे, एन रहे शुरू में, एनएनपी, एनडीपी कुछ भी रहे, एन से रहे तो एन में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, मूल्यह्रास का नियम किस में शामिल नहीं किया जाएगा? एनएनपी में। ठीक है, और जी रहेगा तो जी वाले में शामिल होगा, जीडीपी, जीएनपी, इसमें शामिल होगा मूल्यह्रास का नियम। ठीक है, और एनएनपी वगैरह में शामिल नहीं होता। इस चीज को याद रखिएगा, एन फॉर नोट, एन फॉर नहीं, तो किसमें शामिल नहीं हो रहा है? तो जिसमें एन है। ठीक है, तो एनएनपी में मूल्यह्रास के नियम को शामिल नहीं किया जाता बच्चों। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है बच्चों। मैंने इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सारा आप लोगों को बता देने की कोशिश की है बच्चों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके बेल आइकन दबा दीजिए बच्चों। आपके लाइक करने से आपको कुछ देना नहीं पड़ता, लेकिन इससे हम लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं, और हम लोगों का भी समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं अभी आप लोगों को, आय, हम लोगों का भी आय बोलिए या फिर परिश्रमिक बोलिए, जो भी बोलिए। मैंने बताया ना आप लोगों को कि भूमि का परिश्रमिक लगान होता है, तो जो ये हम लोग जैसे टीचर्स होते हैं उनका परिश्रमिक जो है वो आप लोगों का सब्सक्राइब के बटन को दबाना, लाइक के बटन को दबाना,
और शेयर करना होता है बच्चों, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।